हेलीवेट तो हम लोग कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर जिसका नाम था द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और इसका पहला पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और आज कर रहे हैं हम लोग दूसरा पार्ट। तो बीच में ही कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से जो मेरा वीडियो था वो रुक गया था और दूसरा पार्ट हम लोग अब ला रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो हम लोग बात कर रहे थे अपने टॉपिक हैंड लेबर एंड स्टीम पावर के बारे में। तो यानी कि उस समय पर जो ब्रिटेन था उधर पे क्या हो रहा था कि जो गाँव से भारी मात्रा में लोग शहरों में आ रहे थे और उस समय पर हमें देखने को मिला था क्योंकि जब शहर में ज़्यादा मात्रा में लोग हो जाएँगे यानी कि लेबर जब ज़्यादा होगा तो फिर वेजेस उनकी ऑलरेडी अपने आप कम हो जाएँगी। तो फिर बेसिकली जब लेबर ज़्यादा हो रही हैं तो कोई ₹10 का काम ₹5 में करने के लिए तैयार है, तो भैया और फिर आदमी ₹15 की मशीन क्यों खरीदेगा? तो इस वजह से लो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने सोचा कि भैया उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, भैया अपने ये आदमी आ रहे हैं तो इन्हीं से काम चलाएँगे। तो इस वजह से उन्होंने जो मशीन थी इंट्रोड्यूस नहीं करवाई। क्यों? क्योंकि उन्हें सस्ते में लेबर मिल रही थी। और हम लोग बात करें बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर ऐसा होता था कि जो डिमांड होती थी वो सीज़नल होती थी। तो सीज़नल वाइज़ पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे उन्हें जो वर्कर्स होते थे वो रखना उन्हें ज़्यादा पसंद था। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि कुछ लोग हाथों से बहुत सारी चीज़ें बना रही हैं, यानी कि कुछ गुड्स हमारे हाथों से ही बनते थे और जो मशीन्स बनी थी ये केवल और केवल यूनिफ़ॉर्म स्टैंडर्ड गुड्स के लिए बनी थी। और जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि मिड 19th सेंचुरी के अंदर जैसे कि अगर हमारे ये 500 प्रकार के ये हथौड़े हुए, 45 प्रकार की कुल्हाड़ी हुई, तो अब इनके लिए क्या चाहिए पड़ती हैं होती हैं, अब इनके लिए चाहिए पड़ेंगी ह्यूमन स्किल्स, ना कि हमें मैकेनिकल स्किल्स। ऐसा तो है नहीं कि हमने लोहा और लकड़ी डाल दी और सीधे हमने कुल्हाड़ी बना ली, उस समय पर इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस तो थी नहीं। तो इस वजह से ऐसे कामों के लिए भी लेबर की ज़रूरत पड़ती थी। और हम लोग अब बात करेंगे अपर क्लास की। तो अपर क्लास वाले थे जो एरिस्टोक्रेट्स थे, वो लोग मानते थे कि जो हाथ से बने गुड्स होते हैं तो वो और ज़्यादा फिनिश्ड होते हैं और जो मशीन से बने गुड्स होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते हैं। तो इसलिए उस उनकी डिमांड चल रही थी उस समय पर लेबर्स की। और हम लोग बात करें कि जो मशीन से बने हुए गुड्स होते थे वो एक्सपोर्ट कर दिए जाते थे कहाँ पे? कॉलोनीज़ के अंदर। और जहाँ पे ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे लेबर्स थोड़े कम थे उधर पे मशीन्स की डिमांड ज़्यादा रहती थी। तो इस वजह से उन्हें जो लेबर है उनको मिनिमाइज़ करने के लिए मशीन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ता था। अब हम लोग बात करेंगे कि जो वर्कर्स थे उनकी लाइफ़ के ऊपर क्या असर पड़ा था। तो हमें पता था कि जब इतनी भारी मात्रा में लेबर्स प्रेज़ेंट थे, तो उनकी जो आम लेबर थे उनकी ज़िंदगी में असर तो पड़ना ही था। जैसे ही गाँवों में खबर पहुँचती, हज़ारों शहरों में खबर पहुँचती, जब तक वो यहाँ पे शहर में आते, तो केवल उन लोगों को जॉब्स ही मिल पाती जिनके पहले से यहाँ पे सोशल कनेक्शन हुआ करते थे। अगर नहीं होते थे तो उन्हें काफ़ी दिनों तक ऐसे ही ज़मीन पे सोना पड़ता था, ब्रिजेज़ के नीचे सोना पड़ता, टेबल पर सोना पड़ता था और अगर मुश्किल पड़ी तो फिर रेफ्यूजीज़ कैंप के अंदर भी सोना पड़ता था, खाने की दिक्कत होती थी। तो बहुत बार क्या करते थे लोग अपने गाँव चले जाते थे और अथवा नहीं तो दूसरे काम ढूँढने की और ज़्यादा कोशिश करते थे। अगर हम लोग बात करें सीज़नल तो वहाँ पे ज़्यादातर सीज़नल वर्क होता था। तो जो जिस वर्कर की ज़रूरत होती थी वो तो भैया रुकते थे वरना बाकी सब तो चले जाते थे गाँव में। तो अर्ली 19th सेंचुरीज़ के अंदर क्या हुआ तो जो आदमी था, जो वर्कर्स थे उनकी वेजेस थोड़ी बढ़ी। पर इनसे कुछ ज़्यादा कुछ ख़ास हुआ नहीं क्योंकि उस समय पर नेपोलियनिक वॉर चल रही थी। नेपोलियनिक वॉर्स में प्राइस वगैरह वगैरह ऊपर चढ़ने लगी। तो भैया जो सामान खरीदते ₹2 में खरीद रहे थे, अब इनकी ₹10 से ₹12 हो गए और वो प्राइसेज़ की जो गुड्स खरीद रहे थे उनके सामान की प्राइसेज़ भी तो बढ़ जाएँगी। तो इनकी जो बड़ी वेजेस था उनका कोई फ़ायदा हुआ नहीं था। अब वो लोग अपनी सैलरीज़ में कम चीज़ें खरीद सकते थे। अगर हम लोग बात करेंगे मिड 19th सेंचुरी की तो जो अर्बन पॉपुलेशन थी यानी कि शहर के लोग थे उनमें से 10% लोग तो गरीब ही थे हमारे। अगर हम लोग बात करें 80-30s तक तो क्या हो गया था कि जो अनएम्प्लॉयड लोग थे उनका प्रपोर्शन 35 से 75% तक बढ़ चुका था। तो लोग इसका कारण नई टेक्नोलॉजीज़ को मानते थे कि नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं इस वजह से जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम हो रहा है। तो इस वजह से जो एम्प्लॉयमेंट नई टेक्नोलॉजी से जो एम्प्लॉयमेंट थी उसका भैया डर बहुत लग रहा था। तो जब वुडन इंडस्ट्री में स्पिनिंग जेनी का इन्वेंशन हुआ तो फिर जो महिलाएँ थीं स्पिनिंग करती थीं जो, उन्होंने इनके ऊपर अटैक कर दिया। अब हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्रीज़ इन कॉलोनीज़। कॉलोनीज़ के अंदर कैसे-कैसे इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। तो हम लोग बात करें जो मशीन की इंडस्ट्रीज़ थी, उससे पहले हम लोग बात करें क्या होता था कि जो इंडिया की सिल्क और कॉटन थी बहुत अच्छी थी, यानी कि पूरे दुनिया भर में डोमिनेट करती थी। इंटरनेशनल मार्केट पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इंडिया से कॉटन और सिल्क से बढ़िया कुछ नहीं था। और बहुत सारी कंट्रीज़ कॉर्शियर कॉटन बनाती थी पर जो सबसे बेहतरीन क्वालिटी की होती थी वो इंडिया ही से आती थी।
बहुत सारे मर्चेंट्स और बैंकर इस ट्रेड सिस्टम में फँसे मतलब घुसे हुए थे, जो कि क्या करते थे, इनकी फाइनेंशियल प्रोडक्शन करते थे, कैरिंग गुड्स एंड सप्लाई एक्सपोर्टर्स। तो यानी कि सामान गुड्स को ले जाना, लाना, ये सब करते थे। दे गिव एडवांस टू वीवर्स, यानी कि ये लोग पहले ही से वीवर्स यानी कि जो काम करते थे, उन्हें क्या क्या पहले से एडवांस में पैसा दे देते थे, और बदले में जो वीवर्स होते थे इन्हें सप्लाइंग मतलब बने हुए कपड़े दे देते थे पूरे। और ये लोग क्या करते थे, ये सप्लाई सप्लाई को कहाँ पे, पोर्ट्स पे ले आते थे, और पोर्ट्स पे बड़े शिपर्स होते थे और एक्सपोर्ट के लिए बड़े बड़े मर्चेंट्स होते थे, जो कि इनके सामान गुड्स को खरीद लेते थे। तो ऐसे करके इनका काम धंधा चल रहा था। तो 70-50s में क्या हुआ कि जो मर्चेंट्स थे उनकी ये जो मोनोपोली थी वो धीमे धीमे खत्म होने लगी। क्यों? जब यूरोपियन कंपनीज यहाँ पे ग्रेजुअली उन्होंने पावर्स को अटेन करना स्टार्ट कर दिया, तो उन्होंने मोनोपोली राइट ले लिए, तो फिर इनकी चल नहीं पाई ज़्यादा। और जैसे कि हुगली पोर्ट हुए या सूरत पोर्ट हुआ, तो यहाँ का जो एक्सपोर्ट था वो डिक्लाइन होने लगा। और धीमे धीमे हम लोग बात करें, जो बैंकर्स थे वो क्या हो गए, बैंकरप्ट हो गए। तो हुआ क्या कि जो लेट 17th सेंचुरी थी, लेट मतलब 17th सेंचुरी के लास्ट ईयर्स में जो ट्रेड था सूरत का, वो 16 मिलियन से 3 मिलियन में आ चुका था। तो हम लोग देख रहे थे कि जो जब सूरत और हुगली जो थे वो पोर्ट्स डिक्लाइन कर रहे थे, तो और बॉम्बे और कलकत्ता क्या कर रहे थे, ग्रो कर रहे थे। और जो नए पोर्ट थे वो कंट्रोल हो रहे थे किसके द्वारा, यूरोपियंस के द्वारा। अगर आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है तो जब पुरानी ट्रेडिंग हाउसेस क्या कर गए, कोलैप्स कर गए, तो फिर बहुत से लोगों ने क्या किया कि यूरोपियन कंपनीज के साथ मिल गए वो लोग। तो ये सारे इफ़ेक्ट आम ज़िंदगी और वीवर्स के बीच में कैसे इफ़ेक्ट कर रहे थे, आइए अगले वीडियो में समझते हैं, अगले स्लाइड में समझते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है व्हाट हैपेंड टू वीवर्स। तो हम लोग बात कर रहे हैं 1760s के बाद भी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनकी पावर एक्लोमोडेट होने की, इतनी पावर होने के बावजूद भी जो इंडिया की एक्सपोर्ट की पावर थी वो कम नहीं हुई। और जो ब्रिटिश क्यों नहीं हुई, क्योंकि जो ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्री थी वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंड नहीं हुई थी, और इंडियन जो टेक्सटाइल था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो यूरोप में अच्छी डिमांड बनी हुई थी इसकी। तो यहाँ से भैया एक्सपोर्ट हो रहा था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले सोच रहे थे कि हाँ, कैसे भी करके इनकी डिमांड बढ़ाएँ और अपना फ़ायदा कराएँ। पर यहाँ पे इन्हें प्रॉब्लम्स हो रही थी, क्योंकि रेगुलर सप्लाई करने में प्रॉब्लम्स हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंच, डच, पोर्टुगीज़ और लोकल ट्रेडर्स भी यहाँ पे कम्पीट कर रहे थे मार्केट के अंदर। तो बाद में हमने देखा कि जब उनकी पॉलिटिकल पावर अच्छी तरीके से एस्टेब्लिश हो गई, तो इन्होंने जो मोनोपोली राइट्स थे उसका अधिकार दिखाना शुरू कर दिया, और उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया जिससे कि इन्होंने अपने सारे के सारे कॉम्पिटिशन को हटा दिया। चाहे आप लोगों ने वॉर्स वगैरह पढ़ी हो, कैनेटिक वॉर्स वगैरह, बाकी सब ये सब तो आपने देखी ही होंगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि जो बीच के ट्रेडर्स या ब्रोकर्स थे उन्हें हटा दिया, और उन्होंने डायरेक्ट कंट्रोल बनाया किसके ऊपर, वीवर्स के ऊपर। और उन्होंने एक आदमी बनाया, गोमस्ता। तो गोमस्ता का काम क्या था, गोमस्ता का काम था कि वो जो वीवर्स हैं उन्हें सुपरवाइज करे, जो कलेक्ट सप्लाई करे, और एग्जामाइन करे कि कपड़े की क्वालिटी कैसी कैसी है। ये काम करना किसका काम था, गोमस्ता का काम था। और कंपनी ने क्या-क्या चालाकियाँ करी वीवर्स के साथ, तो इन्होंने क्या कर दिया कि दूसरे डीलर से बचने के लिए इन्होंने के एडवांस सिस्टम तैयार किया, जिससे कि ये हमारा एडवांस ले लें वीवर्स, और हमारे लिए ही काम करें। और इन्होंने क्या करवाया कि इन्होंने डिमांड बढ़ रही थी, तो जो वीवर्स थे उन्होंने जल्दी-जल्दी एडवांस के चक्कर में कि डिमांड आ रही है, तो लोन लेना भी स्टार्ट कर दिया। भैया आप किसी से लोन ले लोगे तो आप बाउंड नहीं हो जाओगे किसी कंपनी से सामान बनाने के लिए, तो फिर इन्हें अपने कपड़े गुमस्ता ही को देने पड़ते थे, और किसी को बेच नहीं सकते थे ये। तो ये प्रॉब्लम हो रही थी। तो गुमास्तास बाहर के लोग आते थे, ये बहुत एरोगेंटली बिहेव करते थे, और गाँव के लोगों को मारते पीटते थे, और उन्हें फ़ोर्स करते थे अगर वो डिले करते थे सप्लाई में। तो और ये क्या करते थे, उनकी जो प्राइसेज़ थी उनको बहुत कम देते थे। और हम लोग बात करें कि इन लोगों के लिए ये था कि ये किसी को और को प्रोडक्ट नहीं बेच सकते थे, और बहुत सारे व्यूअर्स ने क्या किया कि अपने गाँव छोड़ दिए और एग्रीकल्चर लेबर में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि भैया फालतू में दिमाग लगाने से कोई बढ़िया अपना खेती किसानी करो, खाओ पियो, फालतू में चक्कर में दिमाग नहीं फोड़ो अपना। तो ये सब देखने को मिल रहा था हमें। हमारा अगला टॉपिक है 3.3 मैनचेस्टर कम टू इंडिया। तो 1772 में हेनरी पोर्ट्यूलो ने, जो कंपनी ऑफिशियल थे, उन्होंने कहा था कि इंडियन टेक्सटाइल की कभी भी जो सप्लाई है वो कम, डिमांड कम नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी नेशन इतनी सेम क्वालिटी में प्रोडक्ट्स नहीं बना सकता है। और इसके बाद क्या हुआ कि 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में क्या हुआ कि जो इंडियन टेक्सटाइल था वो डिक्लाइन करने लगा। क्योंकि अगर हम लोग बात करें 1811 से 1812 के इंडियन एक्सपोर्ट्स की, तो वो 33% था। और अगर हम लोग बात करें कौन से ईयर की, 1850 से 1851 में, तो मात्र केवल 3% बच गई थी। इसके कारण क्या थे,
तो कारण कुछ इस प्रकार थे कि जो ब्रिटेन था वहाँ में इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हो रहा था और वहाँ पे फैक्ट्रीज़ वग़ैरह बन रही थी कॉटन की, तो फिर वहाँ पे तो सप्लाई पहुँचने लगी थी। अब दूर से अब घर के बगल में कोई चीज़ मिल रही है और कोई चीज़ 5 किलोमीटर दूर मिल रही है, तो कौन-सा पसंद करेंगे? बगल वाला पसंद करेंगे ना। और इन्होंने क्या किया कि हम लोग बात करें, इन लोगों ने क्या करवाया कि वहाँ की गवर्नमेंट को प्रेशर किया कि भैया आप जो इम्पोर्ट्स की ड्यूटीज़ है वो इंडिया से आ रहे हैं तो उनके ऊपर बढ़ा दीजिए। इम्पोर्ट्स की ड्यूटी बढ़ जाएँगी तो भैया जो सस्ता सामान है वो भी महँगा मिलने लगेगा। कि जिससे कि क्या क्या हो सके, जो मैनचेस्टर के गुड हैं वो आराम से सेल हो सकें कहाँ, ब्रिटेन में, बिना कोई कॉम्पिटिशन के, क्योंकि कॉम्पिटिशन तो इंडियन गुड से, क्योंकि अच्छी क्वालिटी में थे और सस्ते दाम पे भी थे। अब जब इम्पोर्ट्स बढ़ा देंगे तो भैया कोई काम क्यों बेचेगा वहाँ पे जाके दूर आके, वो लोग खरीदना ही नहीं चाहते हैं और यहाँ पे इतना टैरिफ वगैरह लगा रहे हैं, तो जब इनका ऊपर टैक्स लग गया तो भैया ये लोग भी अपनी डिमांड खुद कम कर देंगे, अपनी बनाना ही बंद कर देंगे और दूसरे कामों में लग जाएंगे यहाँ के व्यूअर्स। और हम लोग बात करेंगे ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन ने क्या करने लगे, ब्रिटेन वाले कॉलोनीज़ के अंदर या फिर इंडियन इंडियन मार्केट के अंदर अपनी कॉटन को एक्सपोर्ट करने लगे। तो जो इंडियन लोकल वीवर्स थे, उनका जो मार्केट था पूरा पूरा कोलैप्स कर गया, बर्बाद हो गया और जो लोकल मार्केट थे अब वो भर चुके थे किससे, मैनचेस्टर के इम्पोर्ट से भर चुके थे। और जो हम लोग बात करें, ये जो मशीनें से बने सामान थे बहुत सस्ते थे और जो वीवर्स के बनाए हुए भैया मेहनत कर रहा बंदा तो वो थोड़े थोड़े महँगे बेचेगा ही बेचेगा। तो इससे जो पूरा पूरा वीवर्स कम्युनिटी थी वो कोलैप्स कर गई। और हम लोग बात करें 80-60s में क्या हुआ कि जो 80-60 के बाद क्या हुआ कि जो अमेरिकन सिविल वॉर थी, इस वजह से वहाँ पे अमेरिकन सिविल वॉर हो गई, तो इस वजह से जो रॉ मटेरियल था वो अब ब्रिटेन वाले कहाँ से मंगा रहे थे, इंडिया से मंगा रहे थे। इस वजह से जो यहाँ के वीवर्स थे उनकी और यहाँ के जो लोकल कॉटन था, कॉटन मालिक थे उनकी, तो भैया लोकल लोगों की, वीवर्स की तो कंडीशन और ज़्यादा खराब हो गई। और यहाँ पे क्या हुआ था, फैक्ट्रीज ने या इंडिया के अंदर भी फैक्ट्रीज फैक्ट्रीज में जो मशीन गुड्स बनना स्टार्ट हो गए थे यहाँ पे। हम लोग अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है फैक्ट्रीज कम अप। तो 1854 में क्या हुआ कि कॉटन मिल कहाँ खुली, बॉम्बे में खुली और 2 सालों बाद यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ना स्टार्ट हो गया। और बात करें 1862 तक वहाँ पे 4 मिल्स चल रही थी जिसमें 94,000 स्पिंडल और 21,000 लूम्स थे। और इसी वक्त बंगाल में भी जूट मिल खुली। पहली जूट मिल खुली थी 1855 में और दूसरी खुली थी 1862 में। और क्या-क्या हुआ था कि नॉर्थ इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो द एल्गिन मिल स्टार्ट हो गई थी कहाँ पे, कानपुर में 80-60s में। और हम लोग बात करें 1 साल बाद वहाँ पे अहमदाबाद में भी फर्स्ट कॉटन मिल स्टार्ट हो गई थी। और 80-74 तक क्या हुआ था कि जो स्पिनिंग मिल और वीविंग मिल ऑफ मद्रास मद्रास के अंदर भी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई थी। तो अगला टॉपिक हमारा द अर्ली एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि इंडस्ट्रीज़ इंडिया में अलग-अलग जगह अलग-अलग लोगों ने स्टार्ट की और किसने-किसने कैसे की, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे अब। तो कौन-कौन से रीजन से कौन-कौन से एंटरप्रेन्योर उठे थे, तो जैसे बंगाल से बात करें तो द्वारका नाथ टैगोर उठे थे, मुंबई से दिनशॉ पुतेत उठे थे, जो ये दोनों फ़ारसी थे, और जमशेदजी टाटा जी और सेठ हुकुमचंद, और इन्होंने पहली बार 1917 में अपनी जूट मिल स्टार्ट की थी। कुछ हम लोग बात करें व्यापारी मद्रास से बर्मा में ट्रेड करते थे और कुछ मिडल ईस्ट में, बट हम लोग बात करें इंडियन मर्चेंट को जो ट्रेड अपॉर्चुनिटी थी बहुत लिमिटेड मिलती थी क्योंकि अंग्रेज़ों का इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता था। तो हमारा अगला टॉपिक है वेयर डिड द वर्कर कम फ्रॉम। तो फैक्ट्री को बहुत सारे वर्कर की ज़रूरत थी। अब भैया क्योंकि इनकी फैक्ट्रीज़ का एक्सपेंशन हो रहा था, अब भैया फैक्ट्रीज़ बढ़ेंगी तो भैया डिमांड भी तो इंक्रीज़ हो रही है। अब डिमांड इंक्रीज़ होगी तो प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा और प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है तो लेबर भी चाहिए पड़ेगी। तो वर्कर कहाँ से आ रहे थे, गाँव से आ रहे थे। और जैसे ही उन्हें खबर मिलती कि भैया कि हाँ एम्प्लॉयमेंट का ज़रिया मिल चुका है, तो फिर बहुत दूर दूर से लोग आते मिल्स में काम करने के लिए। पर वहाँ पे हमें देखने को मिलता कि भैया जॉब्स की कमी रहती थी क्योंकि जो लोग थे उनसे ज़्यादा तो उनकी, अगर हम लोग बात करें कि जितनी जॉब्स थी उससे दुगनी मात्रा में तो लोग आते थे। तो 1901 में हमने देखा था कि 5,84,000 लोग थे। मतलब वर्कर्स थे। और हम लोग बात करें 1946 में देखा था कि हमने कि 2,43,00,000 लोग का वर्कर्स थे। और इन लोगों ने क्या अपॉइंट किया, जॉबर्स को अपॉइंट किया जो कि पुराने लोग थे जो कि काम करते थे इनके यहाँ पे। और इनका काम क्या था कि जो नए लोग आ रहे हैं तो उन्हें सेटल कराना शहर में, और उन्हें अच्छी तरीके से जॉब में सेटल मतलब लगवाना कि कहाँ कैसे क्या होना है, तो ये सब उनका काम था जॉबर्स का। अब हमारा अगला टॉपिक है द पिक्युलियरिटीज़ ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो जो यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज होती थी वो डोमिनेट करती थी, किसमें डोमिनेट करती थी, कुछ हमारे प्राइमरी प्रोडक्ट्स में। जैसे कि हम लोग बात करें कमर्शियल, जो इनका मतलब एक्सपोर्ट जो ज़्यादा से ज़्यादा करती थी वो कौन सी थी, टी हुई, कॉफ़ी हुई, माइनिंग हुई, इंडिगो हुई और जूट हुई। तो इन इंडस्ट्रीज़ में यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी की डोमिनेट करते रहते थे ये लोग।
तो हम लोग बात करें जो इंडियन बिज़नेसमैन थे, अब उन्होंने भी अपनी इंडस्ट्रीज़ स्टार्ट करना मतलब इंडस्ट्रीज़ को भी एस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। कब? लेट 19th सेंचुरी के बाद। और ये लोग हमेशा बचने की कोशिश करते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी से बच जाएँ और इन लोगों से बच जाएँ, यूरोपियन से बच जाएँ। तो फिर इन लोगों ने कोर्स कॉटन यार्न बनाना स्टार्ट किया, जो कि हैंडलूम तरीके से तैयार होते थे। फिर ये कहाँ एक्सपोर्ट करते थे? चाइना में एक्सपोर्ट करते थे ये लोग। तो हम लोग बात करें फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी में क्या हुआ कि जो स्वदेशी मूवमेंट था, उसमें क्या हुआ कि लोगों को मतलब कहा गया कि भैया आप जो बाहर के प्रोडक्ट हैं उनको बॉयकॉट करिए और अपने यहाँ के जो प्रोडक्ट हैं उनका इस्तेमाल करिए। जिस वजह से जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने स्टार्ट कर दिया अपना क्या यार्न से क्लॉथ प्रोडक्शन में स्टार्ट कर दिया। तो 1900 से 1912 तक क्या हो गया, जो इंडियन पीस गुड्स थे वो क्या हो गए, डबल हो गए। सॉरी, कॉटन पीस गुड्स प्रोडक्शन डबल हो गई इंडिया में। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जो ब्रिटिश मिल्स थी तो उनका फोकस कहाँ होने लगा, तो उनका फोकस था वॉर प्रोडक्शन करने में, यानी कि जो नीड्स थी आर्मीज की उनको पूरा करने के लिए लग गया उनका। इस वजह से जो मैनचेस्टर इंपोर्ट्स थे वो क्या हो गया, कम हो गया, इंडिया के अंदर डिक्लाइन होने लगे बिल्कुल। और इससे क्या हुआ कि इन्हें जो इंडियन लोकल मिल्स थे इनका जो धंधा था वो क्या हुआ, बूस्ट हो गया। तो वॉर के बाद क्या हुआ कि जो ब्रिटेन की आर्मी आर्मी वो इकोनॉमी थी वो कोलैप्स कर गई और वहाँ पे थोड़ा कमी पड़ गई पैसों की। और जो मैनचेस्टर था वो अपनी पोजीशन, जो पुरानी पोजीशन थी वो इंडिया मार्केट में दोबारा नहीं बना पाया। एज रिजल्ट हमें देखने को मिला कि जो इंडियन इंडस्ट्रियल थे वो धीमे धीमे क्या करने लगे, अपनी पोजीशन बनाने लगे और उन्हें बहुत बड़ा मार्केट मिल गया था, क्योंकि अब भैया जो मैनचेस्टर था उनका प्रोडक्शन तो डिक्लाइन हो गया था और इन्हीं के प्रोडक्ट बेचने वाले थे। हमारा अगला टॉपिक है जिसका नाम है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रीडोमिनेट। तो वर्ल्ड वॉर के बाद हमने देखा था कि जो फैक्ट्री इंडस्ट्रीज थी उन्होंने जल्दी से जल्दी ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया। अब हमने देखा कि बड़ी इंडस्ट्रीज भी हमारी कंट्री का एक छोटा एक मतलब एक सेगमेंट थी। 1911 में तो हमारी 60% इंडस्ट्रीज कहाँ लोकेटेड थी, बॉम्बे और बंगाल में लोकेटेड थी और बाकी कंट्री के अंदर छोटे लेवल पर प्रोडक्शन होती थी। 20th सेंचुरी में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज भी ग्रो हो रही थी और 19th सेंचुरी में मशीन मेड थ्रेड ने जो स्पिनिंग इंडस्ट्री थी उसे वाइप आउट कर दिया, यानी कि पूरी पूरी तरीके से गायब हो गई थी। पर हम लोग बात करें कि वीवर्स ने अपना काम जारी रखा, तो 20th सेंचुरी में क्या हुआ कि जो हैंडलूम का जो मतलब हाथ से बने हुआ काम था वो 3 गुना बढ़ गया था, ऑलमोस्ट ट्रिपलिंग बिटवीन 1900 एंड 1940। तो वही हम कह रहे थे कि 1900 से 1940 के बीच में ये काम इनका क्या हो गया, तिगना हो गया। तो हम देख रहे थे कि इनकी एकदम से ग्रोथ कैसे हो गई थी। अब उन लोग जो इंडियन वीवर्स थे उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, नई-नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। जिससे कि उनकी प्रोडक्शन बढ़ी पर उनकी जो प्राइस थी वही रखी उन्होंने। तो फिर इनकी जो डिमांड थी वो बढ़ने लगी भैया, तो किसी भी प्राइस और माल अच्छा मिले तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और सेकंड डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी में क्या हुआ कि जो फ्लाइंग लूम जो टेक्नोलॉजी थी इसका इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा। 1941 में 35% से ज़्यादा जो हैंडलूम इंडिया के अंदर तैयार होते थे, वो होते थे किससे? फ्लाई शटर से मत बनते थे। अब हमारा लास्ट टॉपिक है मार्केट फॉर गुड्स। तो जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर थे वो अटेम्प्टेड टू टेक ओवर द इंडियन मार्केट, यानी कि वो चाहते थे कि वो ब्रिटिश चाहते थे कि इंडियन मार्केट को वो क्या कर लें, पूरे तरीके से टेक ओवर कर लें, उनके हाथ में आ जाए पूरा मार्केट। पर जो इंडियन वीवर्स एंड क्राफ्टमैन और जो ट्रेडर्स थे और इंडस्ट्रियलिस्ट थे इन्होंने कॉलोनियल कंट्रोल को रेजिस्ट किया। उन्होंने कहा हटाओ ये सब, डिमांडेड टैरिफ प्रोटेक्शन एंड ट्राइड टू एक्सपेंड मार्केट फॉर देयर प्रोडक्ट्स। और उन्होंने टैरिफ प्रोटेक्शन वगैरह के बारे में बहुत कुछ कहा और उन्होंने कहा कि भैया हमारा जो मार्केट है, उन्होंने ट्राई किया कि उनका जो मार्केट है वो क्या कर सके, बढ़ सके और उनके प्रोडक्ट मार्केट में बेच सकें। तो अब भैया इन लोगों ने इतना सब तो कुछ कर लिया, तो भैया इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेचेंगे कैसे? तो इसका एक ही तरीका होता है कि एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट में एक प्रोडक्ट अपीयर डिज़ायरेबल एंड नेसेसरीली, यानी कि जो प्रोडक्ट है वो हमें एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम लोग हर जगह देखते हैं, चाहे मैगजीन हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे टेलीविज़न हो। तो सब जगह हमें क्या दिखती है, एडवर्टाइजमेंट दिखती है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट से ही हमारा ही जो क्या प्रोडक्ट्स बेचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम लोग आजकल इतनी एडवर्टाइज़मेंट देखते हैं, तो पर ऐसा नहीं था कि उस समय पर एडवर्टाइज़मेंट नहीं होते थे। इंडस्ट्रियल एज से ही हम लोग बात करें कि जो एडवर्टाइज़मेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो हम लोग बात करें जब वहाँ के जो मतलब प्रोडक्ट आते थे तो वो उसमें टैग लगा के देते थे। जैसे कि जो बायर है जो कुछ चीज़ खरीद रहा है तो उसको ब्रांड से फ़ैमिलियर हो, ऐसा नहीं लगे उसे कि हम फर्जी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं।
और उन्होंने उस टैग के साथ क्या किया, उसमें इमेज वगैरह बनाने लगे इसमें कि और उन्होंने क्या कराने लगे कि टेक्स्ट में गॉड्स वगैरह की फ़ोटो दिखाई देने लगे, तो जो जिससे कि इंडियंस फ़ैमिलियर हो जाएँ। और लेट 19th सेंचुरी के बाद क्या करवाने लगे, ये लोग कैलेंडर भी प्रिंट करवाने लगे अपने प्रोडक्ट के ऊपर। और इस प्रकार हमारा जो चैप्टर था, उसका अंत होता है और उम्मीद करते हैं कि आपको चैप्टर समझ में आया हो। और जिन लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा हो, तो वो लोग लाइक कर सकते हैं और जिन्हें इस चैप्टर का पहला पार्ट अगर देखना हो, तो वो चैनल की प्लेलिस्ट में डला है, तो इसी चैप्टर के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दी है मैंने। उसमें जाइए, विज़िट कीजिए और वहीं पे आपको चैनल की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहीं पे क्लिक कर दीजिए। बाकी ज्योग्राफ़ी, सिविक सब कुछ आपको इसी चैनल में मिल जाएगा, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी सारी पढ़ाई इसी में हो जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने